तो हेलो भाई लोग, जैसे राम, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ अक्षर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी फेस को बहुत आसानी से कैसे बना सकते हो। तो ये पूरे यूट्यूब पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि है एक पोर्ट्रेट के ऊपर। अगर आपने आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लिया, एक बार देख लिया, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे पोर्ट्रेट को लेके, क्योंकि दिस इज़ अ अल्टीमेट वीडियो ऑफ अ पोर्ट्रेट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है हमारा ये वाला पोर्ट्रेट, जो कि एक गर्ल का है, और नंबर सेकंड है हमारा ये वाला मैन का पोर्ट्रेट, जिसके अंदर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली फील हो रखी है। एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि आप वैल्यूज़ को कैसे फील कर सकते हो किसी भी फेस में, क्योंकि देखो यहाँ पे बिल्कुल डार्केस्ट पार्ट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये है हमारा थर्ड पोर्ट्रेट, जो कि है एक लेडी का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटलाइन करेंगे, और आउटलाइन करने का हमारा जो तरीका होता है, जो हमारा मेथड होता है, वो होता है हमारा ब्लॉक मेथड, जिसके अंदर हम छोटी छोटी शेप्स को ना देखते हैं, सिर्फ बड़ी शेप्स को देखते हैं। जैसे हमारा जो फेस है, इसमें आपको एक इमेजिन करना है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो लाइंस है, बड़ी बड़ी शेप्स हैं, सिर्फ आपको उसे देखना है। ठीक है, जैसे साइड के लिए थोड़ा सा, ये जॉ लाइन के लिए एक प्रॉपर मैं एक लाइन बना दूंगा ओनली। एंड ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कोई भी फेस बनाना है। तो जहाँ जहाँ पे मैं पॉइंट्स कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारी की सारी लाइंस जो हैं उनको इमेजिन करते हुए बना रहा हूँ। आप लोगों को प्रॉपर ये लाइंस दिख भी रही होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको किसी भी चीज़ की जो आउटलाइन है वो बना देनी है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक मेथड। ठीक है, इसके अंदर मेनली ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो हमारा फेस हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बॉटल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तरीके पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा परफेक्शन आती है इस तरीके से। चाहे वो ग्रिड हो, ग्रिड की तो खैर बात ही अलग है, वो तो कोई मेनली एक ऐसा मेथड है जिसमें, मतलब ग्रिड के बारे में मैंने आज तक ज़्यादा स्टडी नहीं करी है, क्योंकि मैंने आज तक फ्री हैंड ही बनाया, और फ्री हैंड में मेनली यही जो मेरा मेथड है वो हमेशा ब्लॉक मेथड यूज़ होता है, जिससे मैंने आज तक अपने सारे फेसेस बनाए हैं, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। ठीक है, मैंने आज तक कभी ग्रिड को छुआ भी नहीं है। तो देख लो, जहाँ जहाँ पर नोज़ है वहाँ पे मैंने सिर्फ एक नोज़ के लिए एक एसेंस लाने के लिए, ठीक है, एसेंस के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइन करी, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल रफ आउटलाइन। ठीक है, ये बिल्कुल भी फेयर आउटलाइन नहीं है। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक रफ आउटलाइन क्रिएट करनी है किसी भी पोर्ट्रेट की। तो आपको मैं आउटलाइन के बारे में बता रहा हूँ कि आप आउटलाइन कैसे बना सकते हो, फिर धीरे धीरे करके उसमें थोड़े थोड़े कर्व्स ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, और आपको जब आप स्टार्टिंग एज से बना रहे हो, तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप आउटलाइन करो तो लाइंस में डिवाइड करना, कर्व्स बिल्कुल भी ऐड मत करना। कर्व्स से क्या होगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने कर्व्स जहाँ पे मोड आना रहता है उस कर्व का, आप वहाँ ना रख के कहीं और मोड अगर आपने ला दिया, मतलब वो जो कर्व है वो वहाँ ना आके कहीं किसी और जगह पे आ गया, तो आपका पोर्ट्रेट है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डरे बिना नॉर्मली ब्लॉक मेथड से आउटलाइन कर देनी है। पोर्ट्रेट के पीछे नहीं भागना कि भाई मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, पोर्ट्रेट मत मानो, इसे मानो एक ऑब्जेक्ट सिंपली। आईज, बहुत लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भैया मेरे को आईज नहीं आ रही बनानी, नोज़ नहीं आ रहे बनाने, तो इनके लिए सिर्फ एक ही रिप्लाई है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारा मेनली जो चीज़ें होती हैं, हम एक आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट के लिए कोई भी चीज़ ऐसे आईज़ नहीं है, कोई भी नोज़ नहीं है। ठीक है, हमें देखने का तरीका होता है, आप पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो, मेनली ऑब्जर्व करने का खेल होता है पोर्ट्रेट, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया एक बार, तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ देख रहे हो तो आपकी जो माइंड है उसके अंदर एक क्रिएट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये पोर्ट्रेट ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा होगा, और जो मैं बातें बता रहा हूँ कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और देखो कैसे बनता है, जहाँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जो वैल्यूज़ हैं, देखो आइज़ का जो एरिया था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, पर मैंने उसको साथ के साथ ठीक कर लिया। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत ऐसे चेक भी कर सकते हैं एंगल प्लस प्रपोर्शंस मिला के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होना है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स की वीडियो होगी, बट इसके अंदर मैं आपको 3 पोर्ट्रेट बना के सिखाऊंगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप इसी तरीके से, यही एक तरीका होता है भाई मेनली, आप कोई पोर्ट्रेट बना सकते हो इस तरीके से। पोर्ट्रेट क्या, कोई भी चीज़ बना सकते हो, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ अब देखो मैं थोड़ी थोड़ी जो फेयर आउटलाइन है वो करनी स्टार्ट कर दी है, तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं फेयर आउटलाइन। अब मैं थोड़ा बहुत लिप्स का जो आउटलाइन है उसे बना रहा हूँ। ठीक है, हाथ में एक रिदम आना चाहिए, मतलब एक बिगिनर आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट में सिर्फ यही दो चीज़ का फ़र्क, एक चीज़ का फ़र्क होता है, जो होती है हमारी लाइंस। ठीक है, अगर आप
अगर आप कोई भी बिगनर आर्टिस्ट को देखोगे तो उनकी लाइंस बहुत ज़्यादा वैसी रहेंगी, कैसे कैसे बताऊँ मैं, टूटी टूटी सी लाइन, ठीक है। उनकी लाइन टूटी टूटी रहेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, एक के ऊपर एक लाइन चला रहे हैं। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहते हैं, ठीक है, वो कभी भी लाइंस को, उनकी लाइंस में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आएंगी आपको एक्सपीरियंस से, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई बिगिनर है तो वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से है, और कोई भी आर्टिस्ट अगर मास्टर करके बैठा है तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई आप कह रहे हो कि टूटी टूटी लाइन और ये सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल भी वो मत सोचना। एक्सपीरियंस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा। इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये देखो मैंने आईब्रो को भी बस कुछ लाइंस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है ना, बिल्कुल भी डिटेल तक नहीं जा रहा मैं। और ये जो वीडियो है बिल्कुल मैं रॉ रखने का ट्राई करूँगा। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत जो नॉइज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है और कमरे में बहुत गर्मी है, तो मैं पंखा भी नहीं बंद कर सकता। और थोड़ा बहुत जुकाम है तो उसको भी थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। और मैं अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, स्टार्टिंग जो हमारी जो चीज़ होती है, जो हमारी, जब हम कुछ भी बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको एकदम एक्यूरेट बनाने का ट्राई नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल भी एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना आपको, बस ये भागना है कि ठीक है मैं बना रहा हूँ और मैं बना दूंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। और थोड़ा ट्राई करो कि वैल्यूज़ स्टडी करो, ठीक है। वैल्यूज़ स्टडी अगर आपको नहीं आती करनी तो जस्ट इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। चैनल पे जाकर आप एक बार उसे भी चेक कर सकते हो। और पोर्ट्रेट की वैसे तो मैंने बहुत वीडियो डाल रखी है, बट अगर मैं कोई नई वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी होती हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सारी की सारी वीडियो सेम है हमारी। जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो देख लो अब मैं जल्दी जल्दी हेयर्स इसके बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऑलरेडी 6 to 7 मिनट से वीडियो हो चुकी है, ठीक है। और इस वीडियो को मैं ट्राई करूँगा पूरा रियल टाइम रखने का। देख लो पोर्ट्रेट की जो आउटलाइन है वो बन चुकी है हमारी लगभग, ठीक है। चाहे आप फेयर कह लो चाहे रफ कह लो, मेरी जो फेयर वाली आउटलाइन है वो भी आपको रफ ही लगेगी, क्योंकि जो आप आउटलाइन बनाते हो आप नाप के बनाते हो और मैं बिना नापे बनाता हूँ, ठीक है। मैं उस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। मैं नापता नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और ऑब्जर्व में और नापने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि देखो अभी मैंने पूरी ये जो मेरा पूरा मैंने आपको आउटलाइन बना के दिखाई, इसमें मैंने कहीं से कहीं तक कुछ भी नापा नहीं है। जैसे पेंसिल से बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि ऐसे नापते हैं या फिर ऐसे नापते हैं, ठीक है। मैंने अभी ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, ठीक है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, बिना नापे। तो आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आएंगी आपको एक्सपीरियंस के ऊपर। आप स्टार्टिंग एज में ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, थोड़ा नाप के बना सकते हो कुछ। क्योंकि मेनली अगर आप एक चीज़ बनाओगे और वो अच्छी बन जाती है तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, मन करेगा कि और बनाऊँ, ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला पोर्ट्रेट है, इसकी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े बहुत मैं आपको शेडिंग प्लस वैल्यूज फिल करके दिखा देता हूँ। तो देखो पहले मैंने स्टार्ट करा है यहाँ पे जो डार्क पार्ट्स हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जो डार्क है वहाँ पे भी आपको आउटलाइन बना देनी थोड़ी जो डार्क की, जैसे एक एसेंस आ जाए, ठीक है ना। बस अब मैं जहाँ पे डार्क पार्ट्स है वहाँ पे आउटलाइन करूँगा, जहाँ पे लाइट मतलब शेडिंग करूँगा, और जहाँ पे जो लाइट है उसको अभी फ़िलहाल मैं छोड़ूंगा, ताकि थोड़ा बहुत जब मैं उसके अंदर करूँ शेडिंग करूँ तो वो चीज़ एकदम उभर के आए, ठीक है ना। और आईबॉल हमारी थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क है, तो आईबॉल को और डार्क कर दिया है मैंने। और मैं अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी करेक्टर मैच करने के पीछे नहीं भाग रहा कि भाई करेक्टर मैच हो जाए तैसे, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं वो मेनली यही मिस्टेक करते हैं कि उनका ज़्यादा जो अटेंशन रहता है वो रहता है कि मेरा फेस मैच हो जाए कुछ भी करके, ठीक है, फेस मैच हो जाए। पर ये आपको ये जो माइंड सेट है वो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई फेस मैच नहीं करना, आपको सिर्फ आउटलाइन सही बनानी है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, फेस मैच हो चाहे ना हो। स्टार्टिंग एज में किसी का फेस मैच नहीं होता, ठीक है ना। और एक मैं आपको और एक टेक्निक बता रहा हूँ, या आप इसे ट्रिक कह सकते हो, ठीक है। अगर आप कभी भी शेडिंग कर रहे हो लार्ज एरिया है तो आपको क्या करना है, आपको पेंसिल को लेटा के शेडिंग करना है। अगर आपको कहीं पे डार्क पार्ट्स करने हैं तो वही चीज़ आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, और अगर कहीं लाइट पार्ट करना है तो लाइट प्रेशर के साथ कर सकते हो।
तो ये एक टिप थी, ठीक है। और मैं इसी तरीके से अपने सारे के सारे पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, चाहे आपने मेरे को शॉर्ट्स में देखा हो या फिर कहीं इंस्टाग्राम की रील्स में देखा हो, तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। और मेरे को इधर की तरफ थोड़ा सा और डार्क लगा तो मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया। ये मेनली हम इसको शेडिंग नहीं, हम इसको वैल्यूज़ फील करना कहते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से वैल्यूज़ फील करना सीख गए तो भाई उसी चीज़ को हम शेडिंग कहते हैं, ठीक है। शेडिंग करना होता है और वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना होता है, ये दो चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप पेंसिल से कहीं पे कुछ फील कर रहे हो तो वो है हमारी शेडिंग। अगर आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हम वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और जो हम पेपर पर उतारते हैं वो करते हैं हम शेडिंग, ठीक है। अगर आप किसी भी फोटो को देख रहे हो तो आप उसमें वैल्यूज़ को फील कर रहे हो, ठीक है ना। वैल्यूज़ को आप अपने मन से, अपने ब्रेन से फील कर रहे हो, और जब आप उसे पेपर पर उतार रहे हो तो हम उसी को शेडिंग का नाम दे देते हैं। तो आप ये मत सोचो कि भाई मेरी शेडिंग बहुत प्लेन दिखती है, ऐसे दिखती है, ठीक है। अगर आप वैल्यूज़ अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो किसी भी पोर्ट्रेट में, जैसे देखो यहाँ पे मैंने मेरे को आप क्या करते हैं, अगर मैं जैसे मैंने आईब्रो बनाई और आप अगर आईब्रो बनाते तो आप क्या करते हैं, आप आईब्रो का एक एक बाल देखते, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको कभी भी अगर बनाना है तो फोटो को जूम मत करना, ठीक है। जूम करोगे तो डिटेलिंग ज़्यादा दिखेगी, और कम एरिया में ज़्यादा डिटेल करोगे तो पोर्ट्रेट का नाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो पोर्ट्रेट्स हैं मैं थोड़े छोटे बना के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना। बाकी बनाने का तरीका सेम होता है, चाहे बड़े पोर्ट्रेट्स हैं चाहे छोटे पोर्ट्रेट्स हों। और जो बड़े पोर्ट्रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली छोटे पोर्ट्रेट्स से थोड़े से हार्ड होते हैं, पर अगर आप पहले छोटे की प्रैक्टिस करोगे तब आप बड़े ईजिली बना पाओगे। अब मैं थोड़ी सी इसमें स्मजिंग जो है उसे अप्लाई कर दे रहा हूँ, और मैं स्पंजिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपनी फिंगर का, और ब्लेंडिंग स्टम्प आप यूज़ कर सकते हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्पंज करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए। तो मैं बस मेनली अपने फिंगर्स का यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। इससे अगर आप स्मज करते हो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करते हो, अगर आपको नहीं आता ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करना तो भाई उससे बहुत ज़्यादा धब्बे हो जाते हैं, ठीक है ना। और ब्लेंडिंग स्टम्प मेरा थोड़ा गंदा भी हो रहा है तो मैं इसलिए फ़िलहाल फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ। और जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये है चारकोल। और बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में ये पूछते हैं कि भैया आप ये जो पेपर है ये पेपर कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मेनली मैं आपको बता दूँ कि जो पेपर है ये एक नॉर्मल पेपर है, जो न्यूज़ प्रिंट पेपर होता है ये वो वाला पेपर है जिसमें आर्टिस्ट एक स्केचिंग प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। ये एक आप इसे प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो, ठीक है। तो ये वो वाला पेपर है जो आपके घरों में न्यूज़पेपर आता है, ये वो वाला पेपर है, ठीक है। पर इसके ऊपर भी न्यूज़ कुछ प्रिंट हुई नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट पेपर मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पेपर मार्केट है या स्टेशनरी पे भी मिलती है ये, क्योंकि फाइन आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो यही इसी पेपर को यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ स्केचिंग के लिए। तो देख लो भाई लोग, थोड़ी बहुत और शेडिंग कंप्लीट करने के बाद ये वाला पोर्ट्रेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पोर्ट्रेट की तरफ, जो कि है ये वाला। एंड अब मैं आपको ये वाला पोर्ट्रेट बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर अच्छी खासी वैल्यूज़ फील रखे हैं, बहुत सारे डार्क एरियाज़ हैं एंड लाइट एरियाज़ भी हैं। तो देखते हैं ये वाला पोर्ट्रेट हमारा कैसे बनता है। सबसे पहले बारी है आउटलाइन की। आउटलाइन करने का तरीका हमारा वही है, ब्लॉक मेथड। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा साइड फेस है, तो थोड़ा साइड से आउटलाइन करने से स्टार्ट कर दिए। एंड मैं इस फेस को फेस ना मानते हुए सिर्फ इसकी एक आउटर आउटलाइन देख रहा हूँ, ठीक है। दो तरह की आउटलाइन होती है, एक होते हैं नेगेटिव शेप्स, एक होते हैं पॉजिटिव शेप्स। तो आपको सिर्फ अभी मैं इसकी फिलहाल तो पॉजिटिव शेप देख रहा हूँ। नेगेटिव शेप हम जब देखते हैं जब हम किसी भी पोर्ट्रेट या किसी ऑब्जेक्ट की हम साइड की चीज़ें भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम उसको देखते हुए हम नेगेटिव शेप्स का यूज़ करते हैं। बट अगर हम सिर्फ एक फेस बना रहे हैं तो हम उसमें नेगेटिव शेप्स नहीं देख सकते, हम उसमें पॉजिटिव शेप्स देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ जो आप नॉर्मल आउटलाइन करते हो ना किसी भी चीज़ की, वो आप पॉजिटिव शेप्स को देखकर करते हो, ठीक है।
एंड जो नेगेटिव शेप्स होते हैं वो होते हैं कि आप उस पोर्ट्रेट को छोड़ के जो बची हुई जगह है, ठीक है, उस पोर्ट्रेट को छोड़ के बची हुई जगह की आउटलाइन करनी, ये तरीका भी होता है एक करने का। बट मैं अभी फिलहाल सिर्फ आपको पॉजिटिव शेप्स के बारे में बता रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि वो यूज़ कहाँ होते हैं या उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, मतलब नुकसान तो कुछ नहीं होता ज़्यादा और फ़ायदे होते हैं। बट मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड कमेंट में लिख देना कि ठीक है, आप कुछ भी कमेंट में लिख दो कि आपको एक उस टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव शेप्स करके आप लिख दो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा इसी के ऊपर बनाने का, अगर आपके कमेंट आते हैं तो। नहीं तो फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे पोर्ट्रेट। एंड पोर्ट्रेट में ये थोड़ा बेसिक लेवल, जैसे आप कह सकते हो बेसिक लेवल, एंड इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट लेवल, फिर उसके बाद हम जाएंगे एडवांस पोर्ट्रेट की तरफ। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली बेसिक कह सकते हो आप। तो देखो ये वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा आउटलाइन है, ये वाली आउटलाइन हमारी जो रफ स्केच है वो वाली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी थोड़ी सी फेयर आउटलाइन की तरफ बढ़ूंगा एंड अब मैं इसके अंदर अप्लाई करने जा रहा हूँ वैल्यूज़ को। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है विलो चारकोल। तो विलो चारकोल का क्या फ़ायदा होता है भाई, विलो चारकोल अगर आप चाहो तो कहीं से बाय कर सकते हो, नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। विलो चारकोल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बहुत जल्दी फील कर पाऊँ, क्योंकि जो इससे पहले वाला जो पोर्ट्रेट बना भाई उसे बनाने में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था कंपैरिजन में, क्योंकि वो एक रफ स्केच था जो मैंने पहले बना के दिखाया आपको, ठीक है। और ये भी एक रफ स्केच होने वाला है, ये है रैपिड पोर्ट्रेट, ठीक है। तो देखो कैसे बनता है। तो जहाँ पे शेडोज़ है मैंने विलो चारकोल वहाँ पे मान लिए, ठीक है। अगर आपको विलो चारकोल के बारे में नहीं पता तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो विलो चारकोल ये एक चारकोल का प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो इसे आप प्योर कोयला कह सकते हो, बहुत जल्दी झड़ जाता है और इरेज भी बहुत जल्दी हो जाता है, आपके उंगली से ही फैलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करो तो थोड़ा संभल के यूज़ करना और थोड़ा ट्राई करो कि जो फेयर पोर्ट्रेट्स बना रहे हो आप, ये आप रफ स्केचिंग के लिए ही मेनली यूज़ होता है। अगर आप किसी का फेयर पोर्ट्रेट या कन्वेंशन वर्क बना रहे हो तो उसमें ना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़राब होने के पोर्ट्रेट के, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आप भी चाहो तो आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जहाँ पे थोड़ी सी शेडो आ रही है, जैसे इस एरिया में जहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी शेडो है। ये ओवरऑल जो पूरा फेस है वो थोड़ा डार्क में ही है, ठीक है, थोड़ा डार्क एरियाज हैं इस फेस में सबसे ज़्यादा। तो मैं उसी को देखते हुए इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको फील कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वैल्यूज़ सिखाऊं, ठीक है, तो वैल्यूज़ के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि वैल्यूज़ को कैसे देख सकते हो ईजिली। या तो आप इस फोटो को ब्लर कर सकते हो, किसी भी तरीके से ब्लर कर लो, या तो आप उसे नेचुरली ब्लर कर लो, नेचुरली अपनी आइज़ से। जैसे आप अपनी आइज़ को 50 to 60 या 70% तक अगर आप इसे क्लोज करोगे या बंद करोगे तो आपको जितने डार्क एरियाज़ हैं सिर्फ वो दिखेंगे और जो लाइट एरियाज़ हैं आपको एक हाईलाइट की तरह दिखेगा, ठीक है। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो, आपके घर में कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी आप बैठे हो, कहीं भी देख रहे हो आप, या लेट के कहीं भी देख रहे हो, तो आप कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो जो फ़ोन की स्क्रीन है इसी पे थोड़ा सा अगर आप 50 to 60 या 70% अपनी आइज़ को बंद कर लोगे तो आपको जो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो थोड़ी ब्लर ही दिखेंगे। जब ये चीज़ ब्लर हो जाएगी तो आप इसके अंदर जो बड़ी बड़ी शेप्स हैं आप उसको देख पाओगे, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके भी। आप ब्लर करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो गैलरी में ही आप एडिट कर सकते हो ब्लर करके, ठीक है। आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए आप कैसे कर सकते हो। अब बात करते हैं इस पोर्ट्रेट की। देखो अब जो हाईलाइट्स एरिया है वो मैंने थोड़ा सा भी छोड़ा है, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरे को शेडोज़ दिखी जैसे हेयर्स में और आइज़ के नीचे भी भाई बहुत ज़्यादा डार्क शेडो है। एंड जो बैकग्राउंड है मैं अभी फिलहाल बैकग्राउंड नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव शेप, अगर बैकग्राउंड आप बनाते तो आपको नेगेटिव शेप्स का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको पोर्ट्रेट बनाने में बहुत आसानी होती है, या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो अब मैं अपनी फिंगर से थोड़ा बहुत इसे स्मच कर दिया हूँ एंड देन मैं हमारी जो चारकोल पेंसिल उससे थोड़ा और डार्क कर दूंगा, तो ये वाला पोर्ट्रेट भी हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गई है हमारी चारकोल स्टिक। ये आपको अराउंड 25 रुपीज़ की किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, ठीक है, जिसका मैं यूज़ करता हूँ बिल्कुल जो डार्केस्ट एरियाज़ हैं उनको करने के लिए जैसे। और इस चीज़ का भी बारे में आपको बता दें, विलो चारकोल से बहुत अलग है। विलो चारकोल एक प्योर चारकोल का फॉर्म है एंड जो ये
एंड ये जो चारकोल स्टिक है, ठीक है, ये वो वाली स्टिक है जो चारकोल पेंसिल के आगे, जो पेंसिल की जो लेड होती है मेनली, चारकोल पेंसिल की जो लेड है ये वही चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ी मोटी सी है, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा डार्क एरियाज़ में कर सकते हो एंड बहुत जल्दी हो जाता है इससे पोर्ट्रेट। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हो, 25 रुपीज़ के अराउंड मेरे को पड़ी थी एक। और आप चाहो तो इसका एक पाउडर भी बना सकते हो सैंड पेपर पे घिस के, ठीक है। मैंने भी एक छोटे से डब्बे में पाउडर रख रखा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेरे सारे टूल्स दिखाऊं ड्राइंग के, क्योंकि जो मेरे जितने भी टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली नहीं है एंड जो रिज़ल्ट आते हैं वो भाई महंगे टूल्स भी नहीं ला पाते ऐसे रिज़ल्ट, ठीक है। तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। ये देखो जो थोड़ा सा और डार्कर पार्ट्स है, मैंने सिर्फ जहाँ पर डार्क है वहाँ डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी बिल्कुल भी डिटेल्स की तरफ नहीं जा रहा कि मैं एक आईब्रो बनाऊँ और ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं बिल्कुल भी डिटेल्स की तरफ नहीं जा रहा, जहाँ पर मेरे को शेडो और लाइट्स दिख रही हैं मैं सिर्फ इन्हीं को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले पोस्ट में बताया ऑब्जर्व ज़्यादा करो, ठीक है। एक बार को आप कम बनाओगे वो चलेगा, पर ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी तो एक पोर्ट्रेट और बच रहा है तो उसको देख लेना, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बना के दिखाऊँगा उसको भी। देखो अब मैं इरेजर से नॉर्मली हाईलाइट्स दे रहा हूँ, वो भी वहाँ पे हाईलाइट्स दे रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। हाईलाइट्स वहीं देना है आपको जहाँ पे आपको ज़्यादा वाइट वाला एरिया दिखे, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, आपने आज तक पोर्ट्रेट छुआ भी नहीं है या आपने थोड़ा बहुत छुआ है तो आप पे सेम नहीं बनता या फिर आप वैल्यूज़ को नहीं फील कर पाते जल्दी, तो आप इसमें ये दो काम कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके उसे ब्लर कर लो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लर चीज़ें होती हैं वो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं एज़ कम्पेयर टू डिटेल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि मैं अभी भी इसके ऊपर मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मेरा जो करेक्टर है वो मैच हो जाए, ठीक है। मेरा बस मेन मोटिव ये है कि जहाँ पे वैल्यूज़ हैं प्रॉपर वहाँ पे वैल्यूज़ फील हो, ठीक है। अगर आप शेडिंग का मेन जो होता है आप देखते हो कि भाई बहुत सारे जो हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं वो, और आपको वो बना के दिखाते हैं कि नोज़ में 3 गोले हैं ऐसे करके 3 सर्कल से नोज़ बन जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो वो लोग भी ये सारी प्रैक्टिस करके बैठे हैं तभी वो लोग रियलिस्टिक बनाते हैं। बट यूट्यूब पे आजकल क्या चल रहा है भाई, मेनली जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो मेनली आर्टिस्ट है, वो आपको बनाना नहीं सिखाते, ठीक है। अगर कोई बनाना सिखा रहा है तो वो ऐसे सिखाएगा जैसे ग्रिड से बना रहा है, ठीक है। ग्रिड्स कहेगा कि इतने बाई इतने के ग्रिड्स बना लो और आप ये वाला इंस्टॉल कर लो, उसमें ग्रिड अप्लाई कर दो और ऐसे बना लो वैसे बना लो, ठीक है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्री हैंड बनाओ, ठीक है। फ्री हैंड जितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। स्टार्टिंग में आप ग्रिड से बना लोगे, 1-2 अच्छे खासे पोर्ट्रेट बना लोगे, पर लॉन्ग टर्म में कैसे काम चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो मैं अब इस पोर्ट्रेट में ज़्यादा डिटेल तक नहीं जाने वाला, ठीक है। थोड़ी बहुत एसेंस के लिए मैं इसका थोड़ी बहुत और बॉडी बना देता हूँ जिससे थोड़े बहुत एसेंस आए। देखो एक प्रॉपर जो एसेंस है वो हमारा आ चुका है, ठीक है। कि ये एक थोड़ा सा गंदा इंसान है, ठीक है, हल्के बाल नहीं है और भाई चारकोल भी मेरे हिसाब से टूट गई, चलो हटाओ। तो देखो अब जो इतनी बड़ी लेड है मैं उसे फेंकने नहीं वाला, उसे थोड़ी बहुत और शेडिंग कर लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में जाओ और पूछ लेना,
कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं है, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको और कुछ नया पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो, ड्राइंग से रिलेटेड या फिर आउटलाइन, वैल्यूज़, शेडोज़, हाइलाइट्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें आज की इस वीडियो में कवर करा है, ठीक है। और अभी मैं स्टिल लाइफ के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा तगड़ा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर। एंड अभी मैं फेस कैम के साथ वीडियो नहीं बना रहा, मैंने फ़िलहाल एक वीडियो बनाई थी फेस कैम के साथ, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। गया तो अब नेक्स्ट बनाते हैं ना फिर। अब इसके साइड में बना लिया, फ़ोन को थोड़ा और इधर कर लिया, जैसे इसको उधर करा था ना कि मैं इसको इधर कर लिया। बन रही ना वीडियो, थोड़ा बहुत कर मैं क्या करूँ? अरे बता दूंगा ना क्या करूँ। ये हमारा सेकंड पोर्ट्रेट भी लगभग कंप्लीट हो गया, बारी हमारे थर्ड पोर्ट्रेट की। तो बोलते हैं तो देख लो भाई लोग, ये वाला जो सेकंड पोर्ट्रेट हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड पोर्ट्रेट, जो कि है ये वाला वुमेन का, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक साइड पेज है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं जानने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने आप यहाँ पे 3 तरीके के फेस लिए हैं। एक है फ्रंट फेस, आप इसे फ्रंट कह सकते हो, लगभग फ्रंट फेस है। एंड ये थोड़ा सा फ्रंट एंड साइड का जो मिड पार्ट होता है, ये बोला फेस था जो मैंने सेकंड में बताया। अब मैं आपको एक प्रॉपर साइड फेस बना के दिखाऊंगा। तो ये एक वुमेन का फेस है एंड बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो देखते हैं ये वाला अब हम कैसे बनाएंगे पोर्ट्रेट, ठीक है। तो ये है भाई हमारा थर्ड पोर्ट्रेट एंड मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड पोर्ट्रेट को बनाना। तो पेंसिल मैंने चेंज कर ली, उसकी लेड टूट गई थी। तो ये है 10B, ठीक है। तो कैमलिन की है ये शेडिंग पेंसिल जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो ये 10B पेंसिल है और पेंसिल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए पोर्ट्रेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन करने का तरीका सब में सेम रहता है, चाहे आप पेंसिल कोई भी यूज़ कर रहे हो, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ भी बना रहे हो, चाहे कैनवस पे बना रहे हो, चाहे आप पेपर पे बना रहे हो, चाहे रफ स्केचिंग भी कर रहे हो, तो भी तरीका यही होता है, ठीक है। तो तरीका यही है हमारा ब्लॉक मेथड, जिसके अंदर हम लाइंस में डिवाइड करेंगे। तो देख लो ये थोड़ा साइड फेस है, तो जो उसका ईयर और जो बाल है वो थोड़े ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू फ्रंट फेस एंड साइड फ्रंट फेस, ठीक है। तो ये हमारा नेक है और मैं सिर्फ एक एसेंस दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मेरा अभी जो मोटिव है वो ये नहीं है कि मैं एकदम प्रॉपर फेस मैच करूँ, ठीक है। और आपका भी ये नहीं रहना चाहिए कि आप प्रॉपर फेस मैच कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा इधर कपड़े का एरिया है जिसको मैं सिर्फ लाइंस में डिवाइड कर लूँगा और आपको ऐसे ही करना है। अब मैं इधर थोड़ा सा नोज़ बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी नापता नहीं हूँ किसी भी चीज़ को। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फीचर्स जो होते हैं वो हमारे हो सकते हैं, ठीक है। पर जब मैं शेडिंग करूँगा तो मेरे को वो चीज़ दिखेगी कि ये चीज़ थोड़ी ऊपर हो गई, ये चीज़ थोड़ी नीचे हो गई। मेरे को मेरी ही मिस्टेक्स दिखती हैं और आई होप आप लोगों को भी आपको मिस्टेक्स दिखते होंगी आपकी, ठीक है। तो उसको कुछ भी करके आपको, या तो आप अगर सही होने लायक है तो आप उसे सही कर सकते हो, पर आप ये ट्राई करो कि डायरेक्ट शेडिंग स्टार्ट ना करो। थोड़ी बहुत देर अगर आप कोई भी आउटलाइन बना रहे हो तो थोड़ी देर उसे छोड़ो आउटलाइन बनने के बाद, ठीक है। आप 2 दिन आउटलाइन बनाओ और थोड़ी देर छेड़ना मत, मतलब बिल्कुल भी थोड़ी देर से छोड़ दो, कम से कम 2-3 घंटे के लिए। और फिर अगर आप उसे दोबारा आकर देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दिखेंगी, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ें आपके अंदर होती होंगी कि जल्दी से आउटलाइन बन गई, अब स्टार्ट करते हैं शेडिंग। जो प्रोसेस है शेडिंग आउटलाइन का, ठीक है, वो थोड़ा सा बोरियत भरा हो सकता है, पर ये बहुत ज़्यादा जो मेन हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा मेनली आउटलाइन का ही होता है। तो शेडिंग के पीछे ज़्यादा मत भागना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको आउटलाइन में बहुत ज़्यादा फोकस देना। आउटलाइन में 1 घंटा 2 घंटा भी लग रहा है, ठीक है। तो आप पहले आउटलाइन बनाओ, ठीक है। आउटलाइन में 1 घंटा 2 घंटा भी लग रहा है तो आपको मेनली पहले आउटलाइन पर फोकस करना है।
शेडिंग तो बहुत बात का प्रोसेस होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। शेडिंग तो आ ही जाती है, शेडिंग इतनी हार्ड चीज़ें नहीं है। जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस जो कहते हैं बड़े बड़े एक्सपीरियंस आर्टिस्ट रहते हैं, जल्दी उन पे भी आउटलाइन नहीं बन पाती, ठीक है, क्योंकि आउटलाइन एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप जितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट आउटलाइन बनेगी आपकी। ऑब्जर्व प्लस बनाना, आउटलाइन में ये दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और आउटलाइन अगर एक बार ख़राब हो गई, आपने शेडिंग स्टार्ट कर दी, उस जगह आपने डार्क एंड लाइट्स फील कर दिए, तो फिर आप आउटलाइन का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखो मेरी इधर से देखो थोड़ी सी आउटलाइन गलत थी, ईयर्स थोड़े से ऊपर हो गए थे मेरे, तो मैंने इसे नीचे करा। तो अब ये जो मैं थोड़ी बहुत जो और मैंने आउटलाइन करी है, ये जो आपको अब थोड़ी बहुत मैं और आउटलाइन दिख रही है, ये है हमारी शेडोज़ प्लस हाईलाइट की आउटलाइन। ये भी आपको करके रखनी है अपनी सारी पोर्ट्रेट्स में, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत देना इन सब चीज़ों पर, ठीक है, पर ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो और वो आपको प्रॉपर दिख रही हैं, तो आप इसको बनाना, मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है, ताकि आप जब इसके अंदर वैल्यूज़ फील करो तो आपकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है। डार्क करना है पर कितने एरिया में डार्क करना है, ये मेन चीज़ें होती हैं। उस जगह आप उतना डार्क कर दोगे, पर कितने एरिया में उतना जो डार्क पार्ट है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, जो हमारा लाइट पार्ट है या हाईलाइट्स हैं वो कितने एरिया में है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारा जो करेक्टर है, इसी से मैच होता है हमारा मेनली जो करेक्टर होता है। एंड आउटलाइन के बाद का प्रोसेस है ये, ठीक है। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया जहाँ पे मैंने आउटलाइन करी थी हमारी शेडोज़ की। अब मैं शेडोज़ को फील कर रहा हूँ एंड हाईलाइट के लिए मैं थोड़ा बहुत स्मच करने के बाद मैं यूज़ करूँगा इरेज़र को। अगर आप चाहो तो मैकेनिकल इरेज़र या और भी कुछ टूल्स आते हैं, जैसे बहुत सारे तरीके की इरेज़र्स होते हैं, बट अगर आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारी जो इरेज़र्स आती है, ठीक है, तो आप उसी को यूज़ करना अगर आप बड़े पोर्ट्रेट्स बना रहे हो। तो और जो डिटेल्ड वर्क करता है उसके लिए आप मैकेनिकल इरेज़र यूज़ कर सकते हो। मैकेनिकल इरेज़र नहीं है अगर आपके पास, तो आप इरेज़र की जो ऊपर से जो टिप है उसे आप कट कर सकते हो बिल्कुल शार्प करने के लिए, ठीक है। और इरेज़र मेरी गंदी हो जाती है तो भी मैं उसे थोड़ा सा कट कर लेता हूँ ऊपर से कटर की हेल्प से। तो भाई लोग देख लो यहाँ पे मेरा जो थोड़ा जो फेस है, जो हमारा पोर्ट्रेट है, उसके अंदर मैंने थोड़े बहुत जो डार्क एरियाज है उनको देखते हुए और जो लाइट एरियाज है उनको देखते हुए मैंने शेडिंग कर लिया, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप पेंसिल कहीं घिस रहे हो या बिल्कुल एकदम डार्क पार्ट्स बिल्कुल डार्क कर रहे हो, तो आपको वो भी बिल्कुल देख कर करना है, क्योंकि अगर वो एक बार आपने वहाँ पर पेंसिल घिस दी तो भाई उसे इरेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप उसे इरेज भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अजीब और छप जाता है वहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा धब्बे छोड़ देता है वो। तो आपको बिल्कुल जो डार्क है, अगर आपको एकदम अंदाज़ में लेकर नहीं घिसना, ठीक है, पहले ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर डार्क है, ठीक है, तभी वहाँ पर डार्क करो। और मैंने अब उठा लिया ब्लेंडिंग स्टम्प एंड अब मैं थोड़ी बहुत इसमें ब्लेंडिंग ऐड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं हैंड से यूज़ कर रहा था, ठीक है, और मैं फिंगर से यूज़ करता हूँ ज़्यादातर तो, पर जो ब्लेंडिंग स्टम्प है ग्रेफाइट के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का ही यूज़ करता हूँ। चारकोल जो है वो, जो अगर आप चारकोल को ब्लेंड कर रहे हो तो वो हैंड से या फिंगर से बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मच हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं चारकोल को अपने ज़्यादातर फिंगर से ही स्मच करता हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में भी देखी होंगी। और जो ये वाला पोर्ट्रेट है भाई, ये वाला बहुत ज़्यादा बढ़िया बना है, ये वाला हमारा जो पोर्ट्रेट है। और थोड़ी बहुत इसमें फिंगर से स्मच करने के बाद मैं इसमें थोड़ी बहुत और हाईलाइट्स ऐड करूँगा इरेज़र के साथ। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसके अंदर जो हाईलाइट्स हैं, जो हाईलाइटेड पार्ट है वो मैं पहले से ही छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। आपको हर चीज़ इरेज़र के ऊपर नहीं डालनी है,
कि आप सोचो कि बाद में इसे इरेजर से मैं इरेज करके हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। आपको चीज़ें छोड़नी भी हैं, ठीक है। आपको चीज़ें में शेडो और शेडिंग करने से थोड़ा बचना है कि हाँ भाई इधर थोड़ी कम शेड, अगर इधर हाइलाइट्स वाला एरिया तो थोड़ी कम शेडिंग करो, ठीक है। क्योंकि जो इरेजर है वो बिल्कुल वो लुक नहीं दे पाएगी अगर कहीं बिल्कुल प्योर हाईलाइट है, जो पेपर जितना वाइट है, तो आप उसको इरेजर से जल्दी हाईलाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चाहे वो मैकेनिकल इरेजर हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक इरेजर हो, ठीक है। और जो छोटे पोर्ट्रेट्स होते हैं, जो रैपिड पोर्ट्रेट्स होते हैं, मैं उनके अंदर तो ये मैकेनिकल और ये वाले इलेक्ट्रिक इरेजर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ नॉर्मली जो आती है इरेजर उन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी बड़ी हाईलाइट्स की जरूरत रहती है एंड बस एसेंस लाना रहता है। मेरा मेन मोटिव एसेंस लाना होता है कि एसेंस आ जाए। एंड अब मैं थोड़ी बहुत, देखो ये वाला हमारा जो पोर्ट्रेट है ये भी हमारा लगभग अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और थोड़ी बहुत मैं इसके अंदर डिटेल्स और ऐड कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, और थोड़ा बहुत इसकी एजेस को थोड़ा साफ कर लेता हूँ। और अगर आप इसमें, तो मैंने नॉर्मली शेडिंग करके दिखाया है, और अगर आपको एक हैचिंग वीडियो चाहिए कि इसमें मैंने सिर्फ हैचिंग कर रखी है विदाउट एनी स्मजिंग, ठीक है, उसमें मैं बिल्कुल भी स्मजिंग करके नहीं दिखाऊंगा। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक हैचिंग की वीडियो लेकर आऊँ, या मैं आपको ये सिखाऊं कि पेन से कैसे ड्राइंग बनाते हैं। अगर आप कहीं बैठे हो, आपके पास पेन है, तो आप उससे कैसे स्केचिंग कर सकते हो, तो भाई सिंपली आप जाके कमेंट में लिख देना पेन स्केचिंग, ठीक है। अगर कम से कम 5 से 10 कमेंट आते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो भाई अगली वीडियो कन्फर्म उसी टॉपिक के ऊपर होगी। तो देख लो भाई, ये वाला भी हमारा स्केच अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड थोड़े बहुत और इसके अंदर मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। और हाईलाइट्स और जो शेडोज़ होती हैं, ये 2 चीज़ें होती हैं मेनली शेडिंग करते वक्त। हम इन्हीं 2 चीज़ों को देखते हैं कि डार्क कहाँ है एंड लाइट कहाँ है। जो हमारा डार्क पार्ट होता है हम उसे कहते हैं शेडोज़, एंड जो हमारी लाइट पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं हाईलाइट्स, ठीक है। और लाइट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मिड रेंज की लाइट होती है, एक होती है हाईलाइट हम सिर्फ वहाँ करेंगे जहाँ पर हमारी जो बिल्कुल जो लाइट जो बिल्कुल वाइट होती है उसको हम हाईलाइट कहते हैं। और जो थोड़ी सी शेडो के कंपैरिजन में जो थोड़ी लाइट होती है उसको हम नॉर्मल लाइट कहते हैं, ठीक है। और मैं ग्रेफाइट इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा चमकती है ग्रेफाइट। तो मेरी जो चारकोल पेंसिल थी वो टूट गई है, तो इसलिए मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये जो ग्रेफाइट है बहुत ज़्यादा चमकती है। आपको फ़ोन में हो सके ना दिखे, पर मेरे को दिक्कत हो रही है भाई बनाने में, क्योंकि सामने जस्ट विंडो है और जो विंडो का रिफ्लेक्शन है वो उसके ऊपर टकरा रहा है और वो डायरेक्ट मेरी आईज़ में पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती है, इसलिए मेरे को थोड़ा साइड में बैठ के बनाना पड़ता है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और आपने कभी ग्रेफाइट यूज़ करा है तो आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। अब इतनी साइन कर बैठा हो गया। हो गया ना, वो कर बैठा हो तो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा और बहुत सारी चीज़ समझ में भी आई होंगी। कुछ नहीं आया समझ में तो भाई कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हो। एंड जो नेक्स्ट हमारी वीडियो का टॉपिक है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, अगर आपको किसी एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।